हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नया दर्शन। बीएनएस की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, तो अब हम उसके आगे पार्ट में बढ़ते हैं। आज शुरू करने वाले हैं हम ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा है ना, ये वाला जो पार्ट है बीएनएस में वो थोड़ा पर्सनल लॉज से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है, चैप्टर का नाम ही मैरिज है और मैरिज वगैरह आपको जनरली दिखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट, है ना। इस टाइप के अलग अलग रिलीजियस अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, तो ये थोड़ा पर्सनल लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, तो थोड़ा उस एंगल अपने दिमाग में रखना, उस एंगल से सोचने की कोशिश करना। अब देखो अपन आ जाते हैं सीधा विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सेक्शन 80 पे। देखो क्या कहता है, ये देखो ये जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है ना, मैंने आपके लिए पहले ही हाईलाइट करके रखे हैं। ओके, तो ये सब जो येलोइश पार्ट में जो हाईलाइटेड है ना, इन पे आपको फोकस करना है। ये आप खुद पढ़ोगे, ठीक है। देखो मैं आपका काम आसान करने के लिए इसको कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, उसके लिए मैं आपको ये ले आया। ये देखो इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये सेक्शन आप पढ़ लेना, बैरेक्ट साइड में खोल के रखना और साइड बाय साइड ये भी इस स्क्रीन पे ध्यान रखना। देखो सबसे पहले क्या है, डेथ ऑफ अ वेमेन। ओके, अब वो कैसे, बाय बर्न्स, बाय बॉडीली इंजरी, या कोई नॉट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कह सकते हैं। और कितना, 7 ईयर्स के अंडर ऑफ मैरिज। देखो लॉ क्या है ना, बहुत सारी जगह ये प्रिज्यूम करता है, आपको ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी मिलेगा, बीएसए में भी, और भी वेरियस लॉज हैं। मैंने बहुत सारे लॉज पढ़े हैं, तो उसमें मुझे कई जगह 7 ईयर्स मिला है। तो 7 ईयर्स लॉ मानता है कि हाँ, एक मैरिज में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप होनी होती है तो 7 ईयर्स तक हो जाती है। ओके, उसके बाद ये मतलब लॉ ने इसका एक यार्डस्टिक बना दिया है। एक लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि 7 ईयर्स के अंदर जो होना होगा हो जाएगा, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ कितना टाइम पीरियड दे रखा है, 7 ईयर्स, ध्यान रखना। एंड सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्ट टू क्रूएल्टी और हैरेसमेंट। ठीक है, अब क्रूएल्टी की डेफिनेशन आएगी अभी नीचे, क्रूएल्टी होता क्या है ना। अब देखो ये बोन ऑफ कंटेंशन बन रखा है जुडिशरी के लिए सून बिफोर, कि सून बिफोर कितना, 1 साल, 2 महीना, 1 दिन, या जस्ट अभी कोई घटना हुई उसके बाद कोई एक्ट कर लिया वुमन ने, इसको कितना सून बिफोर में कितना समय लें। तो देखो आपको इसके लिए है ना 2 केस लॉज याद करने। ओके, पहला तो है हीरालाल वर्सेस स्टेट 2003 का। देखो इसके लिए कोर्ट ने क्या बोला था, देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड टू डिटरमाइन सून बिफोर। ये कह रहा है कि बस जो एक्ट हुआ, जो घटना हुई और उसके बाद जो एक्ट हुआ, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी ए लिंक बिटवीन द इफेक्ट ऑफ क्रूएल्टी एंड डेथ। ओके, तो यहाँ तो ये मतलब बीच की डेफिनेशन है, ना इस पार गए ना उस पार गए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट केस लॉज है, ये कई बार पूछा भी है एग्जामिनेशन में। सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, केस लॉ बहुत बड़ा है, आप चाहो तो पूरा इंटरनेट से पढ़ लेना, क्योंकि ये केस लॉ इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें गाइडलाइंस दी गई थी। ओके, तो अगर आप गाइडलाइंस डिटेल में पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो पूरा आप एक्ट निकाल करके पढ़ लेना, सॉरी केस लॉ निकाल करके पढ़ लेना। अब देखो सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में भी वर्ड सून बिफोर डज नॉट मीन इमीडिएट। बस कुल मिला के देखो ये एक्चुअली क्या है ना, सून बिफोर इस केस लॉस में गाइडलाइंस दे दी थी। इससे पहले कोर्ट क्या करता था, जो भी केस आता था, ठीक है, उसको केस बाय केस इन्फर करते थे कि ये कितना सून बिफोर में है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ इस सेक्शन के लिए आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा, तभी नंबर लिखेंगे। ये 2 केस मत भूलना और ऐसे नोट्स बना करके याद करना, बट आंसर लिखो तो प्रॉपर वे में लिखना। अब आते हैं देखो अगले सेक्शन पे, कोहैबिटेशन और
caused by a man deceitfully inducing belief of a lawful marriage. Every man who by deceit causes a woman who is lawfully married to him to believe that she is, मतलब देखो इसमें सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए नहीं है, बहुत आसान शब्दों में दे रखा है. कोई भी मैन, ठीक है ना, वर्ड यूज्ड इज मैन, दिस सेक्शन इज नॉट जेंडर न्यूट्रल. ओके, ये कहता है वो किसी महिला को विश्वास दिलाता है कि वो उससे लॉफुली मैरिड है, ठीक, और फिर क्या करता है, एंड टू कोहेबिट और हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिम. सिंपल, झूठा यकीन दिला करके मैं तुमसे शादीशुदा हूँ या शादी हो चुकी है हमारे बीच में, और फिर ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इसके लिए आप देखो पनिशमेंट 10 ईयर्स तक है, अप टू 10 ईयर्स, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स. ठीक है, इसको कुछ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना. अब ये सेक्शन इंपॉर्टेंट होने वाला है. सेक्शन 82 बाइगैमी से डील करता है. मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ. ओके, आओ इसको थोड़ा समझते हैं. देखो, जो कोई भी पर्सन है, ये जेंडर न्यूट्रल है सेक्शन, मतलब मैन और वुमेन दोनों पे लागू होगा. अब क्या कह रहा है, कोई भी पर्सन जिसका ऑलरेडी हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, देखो जब तक उसके पहला हस्बैंड और वाइफ जिंदा है, अगेन, ठीक, वो क्या करता है, रीमैरिज, फिर से शादी कर लेता है किसी और के, तो जो सेकंड मैरिज हुई है वो वॉइड होगी. ये बाइगैमी को रेस्ट्रिक्ट करता है. एक से ज़्यादा शादी आप नहीं कर सकते जब तक आपका स्पाउस जिंदा है. ओके, अब देखो जस्ट नीचे इसके एक्सेप्शंस भी दे दिए हैं. क्या, जो पहली शादी थी उसको कोर्ट ने ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो आप दूसरी शादी कर सकते हो, रीमैरिज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये कह रहा है हस्बैंड या फिर वाइफ, हस्बैंड है तो उसकी वाइफ और वाइफ है तो उसका हस्बैंड, हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर मोर देन 7 ईयर्स. देखो फिर 7 ईयर्स का प्रिजम्पशन जो मैंने आपको बताया था ऊपर. एंड इन्फॉर्म द पर्सन बिफोर सेकेंड मैरिज, जिससे आप दूसरी शादी करने वाले हो उसको आपको स्पष्ट शब्दों में बताना पड़ेगा क्या, कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, बट इट हैज़ बीन मोर देन 7 ईयर्स, कि जो भी हस्बैंड है तो उसका वाइफ या वाइफ है तो उसका हस्बैंड हैज़ नॉट बीन हर्ड. ठीक है, तब ये कंडीशंस, ये 2 कंडीशंस में आप रीमैरी, बाइगैमी अलाउ है. ठीक है, खैर बाइगैमी कहेंगे ही नहीं, अलाउ है तो बस आप यही समझो कि ये इस सेक्शन के 2 एक्सेप्शन हैं. देखो, मैरिज इज कंप्लीट व्हेन ऑल द रिचुअल्स ऑफ मैरिज आर गॉन थ्रू. जो भी हिंदू, अगर हिंदू है तो जो भी हिंदू मैरिज एक्ट के जो भी HMA, हिंदू मैरिज एक्ट के HMA के जो भी स्टेप्स होते हैं मैरिज, वैलिड मैरिज के, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे. सप्तपदी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होगा, तो आपको ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा. अगर कोई भी रिचुअल अगर वो पूरा नहीं है तो वो शादी ही नहीं मानी जाएगी. ओके, अब जैसे देखो, फर्स्ट वुमेन से शादी की, फिर उसने सेकंड, एक एक्स आदमी था पहले, उसने वाई से शादी की, फिर जेड से कर ली. अब जेड से कर ली तो उस पर बाइगैमी का आरोप लग गया. बट एक्स का कहना है कि जो मेरी पहली मैरिज थी वो प्रॉपर हिंदू रिचुअल से हुई नहीं थी. ओके, तो क्या अगर फर्स्ट मैरिज ही वैलिड नहीं है तो सेकंड मैरिज पे उस पर बाइगैमी का कैसे लिख सकता है आरोप. तो ये याद रखना कि ऑल द रिचुअल, जो भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के, वो फुलफिल होने चाहिए. अब देखो, नॉट एप्लीकेबल टू मोहम्मदन लॉ. मुस्लिम लॉ में आपका अलाउ है एक से ज़्यादा शादी करने का. अब ये देखो, इस चीज़ का याद रखना, जहाँ जहाँ जिस स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है ना, वहाँ पे ये चीज़ें हटती जा रही है. तो ये भी ध्यान रखना है किस स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रिवेल करता है, किस स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रिवेल नहीं करता. एट प्रेजेंट मैं वीडियो बना रहा हूँ तो गोवा और उत्तराखंड में तो आ रखा है. ओके,
अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सरला मुदगल और लिली थॉमस, ये काफ़ी दोनों लैंडमार्क केस हैं। इसमें क्या हुआ था ना, हिंदूज थे, अब उनको क्या करना है, हिंदूज में तो बाइगैमी अलाउ थी नहीं, तो क्या करते थे वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते थे और बाइगैमी कर लेते थे, सेकंड मैरिज कर लेते थे। ओके, तो पहले सरला मुदगल और लिली थॉमस इसमें यही बोला कि अगर आप कन्वर्ट होते हो सिर्फ और सिर्फ सेकंड मैरिज के लिए तो ये ऑफेंस है इस सेक्शन में और सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ये आए बाइगैमी का तो ये आपको लिखना कंपलसरी है, ये दो केस लॉज भूलना मत। चलो आगे बढ़ते हैं। मैरिज सेरेमनी फ्रॉडलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, इसको देखो नाम देते हैं मॉक मैरिजेस या फिर शो मैरिजेस। जो आप सेरेमनी, जो भी हिंदू में, जो भी कोई भी रिलीजन में अगर कोई मैरिजेस होती है उनकी सेरेमनी होती है। ओके, हिंदूज़ में जैसे फेरे लेना, ओके, सिंदूर मंगलसूत्र वाला, मुस्लिम्स में वो निकाह पढ़ा जाता है जो, ओके। तो अगर आप फ्रॉडुलेंट डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ, ठीक है, गोज थ्रू सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड नोइंग दैट ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड, वो सिर्फ शैम, एज अ शैम जो भी मैरिज के रिचुअल्स हैं, ठीक है, वो फॉलो करता है, ठीक, उसका इंटेंशन नहीं है, ऑल्दो उसका इंटेंशन नहीं है, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, तो वो कहलाती है मॉक मैरिज, शो मैरिज। अरे अब सब ने देखा होगा बॉलीवुड में, है ना टीवी सीरीज़ में स्पेशली जो डेली शोज जो अपने इंडिया में आते हैं, तो उसमें तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है, सब ने देखा होगा। ये जो लेडीज़ के शो आते हैं उसमें ये सब चलता रहता है, आम बात है ना डोंट टेक इट अदरवाइज मैं बस इंडियन शो का नेचर बता रहा हूँ कि ऐसा जनरली देखा गया है। देखो अब ये देखो, ये सेक्शन एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद द क्रिमिनल इंटेंशन अ मैरिड वूमेन, ये देखो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये आप भी हाईलाइट कर देना। अब आते हैं अपन सीधा इस सेक्शन में है क्या। सबसे पहले देखो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि पहले वो वाइफ ऑफ अनदर मैन, वो किसी की महिला वाइफ होनी चाहिए। उसको क्या कर रहा अदर पर्सन, टेक्स अवे और एंटाइसिस, उसको एल्योरमेंट दे रहा है, मतलब उसको बहका रहा है, फुसला रहा है, जो अपने नॉर्मल कंटेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ तो, ठीक। प्लस उसका इंटेंशन है क्या, उसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स करने का, कंसील्स या फिर उसको डिटेन करता है विथ दैट इंटेंट, दैट इंटेंट मीन्स इलिसिट इंटरकोर्स। ओके, सिंपल सा ऐसे बाइफरकेट करना है इसमें। तो ये इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, तभी ये सेक्शन के कुल मिलाकर के किसी दूसरे की वाइफ को आप क्या करते हो, एल्योरमेंट देते हो, ठीक है, बहलाते हो, फुसलाते हो, उसको ले करके जाते हो, ठीक है, उसको कहीं कंसील करते हो या डिटेन करते हो, किस इंटेंशन के साथ, किस इंटेंशन के साथ, टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, इलिसिट इंटरकोर्स। सिंपल, कोई इसमें ज़्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये जो डिटेन्स वर्ड है ना, इस पर बहुत पहले महाभारत छिड़ गई थी एक बार, ठीक। इसको ये जो इसमें है ना, आपको जब मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ाऊंगा ना, IOS, तो इसमें ये याद रखना, ये सेक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा और स्पेशली इस वर्ड का, डिटेन्स का। तो हाल फिलहाल के लिए अपन बिजनेस के कंटेक्स्ट तक ही रखेंगे, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। IOS पढ़ेंगे तब इसका उपयोग लेंगे, जो भी IOS के प्रिंसिपल है उसमें कैसे इसको इंटरप्रेट किया गया था। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो एक केस था आलमगीर वर्सेस स्टेट 1959, इसमें जो वर्ड डिटेन्स है ना वो इंटरप्रेट किया गया था। देखो जनरल मीनिंग क्या होता है डिटेंशन का, पकड़ के रख लेना किसी को अगेंस्ट हर विल, डिटेन कर लेना, किसी को कमरे में बंद कर दिया अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हिज विल और हर विल, ये क्या हो गया, डिटेंशन कर दिया, उसको कहीं जाने नहीं देना, ये हो गया जनरल मीनिंग डिटेन। अब देखो इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया, डिटेन्स, हेयर द वर्ड डिटेन्स मीन्स
टेक्स अ वुमेन फ्रॉम नियर बाय। ओके, देखो ये जो यहाँ पे है ना, कोर्ट ने बोला कि जो डिटेन है ना, ये अपना मतलब लेगा जो इसके नियर बाई वर्ड्स है ना इनसे, मतलब कंसील से, टेक्स, एंटाइसिस, इनसे, ठीक। तो इस वर्ड को भी, डिटेन्स को भी आपको इसके कंटेक्स्ट में पढ़ना है। अब देखो, हेयर कंसेंट ऑफ अ वुमेन इज मीनिंगलेस। देखो, सफरर इन दिस सेक्शन इज हस्बैंड, इन दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ अ हस्बैंड, वर्ड डिटेन्स मीन्स कीपिंग अ वुमेन विदाउट कंसेंट ऑफ अ हस्बैंड। देखो, डिटेन्स का मतलब तो हुआ जोर जबरदस्ती, और किसकी मतलब से, जिस पर्सन के साथ हुआ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये वर्ड डिटेन्स, तो किसकी जोर ज़बरदस्ती होनी है, वुमेन की। ओके, लेकिन ये जो सेक्शन है ना, इसमें सफरर कौन है, इसमें सफरर है हस्बैंड। तो ये हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है सेक्शन, ठीक। तो यहाँ पे वो वुमेन की, जब वुमेन का कंसेंट मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको ये सेक्शन, आपको डिटेन्स वर्ड हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ओके, यहाँ पे सफरर हस्बैंड है, तो यहाँ पे ये डिटेन, तो इसका मतलब ये जो डिटेन है, अपन वो नॉर्मल डिटेन वाला नहीं समझेंगे, अपन डिटेन वही समझेंगे, बहलाना, फुसलाना, ठीक है, ले जाना, उस कंटेक्स्ट में समझेंगे। तो ये डिटेन याद रखना, यहाँ हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्ड डिटेन का मतलब निकलेगा। ओके, डिटेन करना किसकी भी कंसेंट के बगैर, हस्बैंड के कंसेंट के बगैर, ना कि वुमेन के, वाइफ के कंसेंट के बगैर। तो ये चीज़ याद रखना है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हस्बैंड और, अब ये देखो, ये दोनों सेक्शन एक साथ पढ़ना है आपको, पहले ये पढ़ना फिर उसके बाद ये पढ़ना इमीडिएटली। ओके, दोनों को साथ में पढ़ना, सेपरेटली मत पढ़ना, क्योंकि देखो ये ऑफेंस बता रहा है और ये कह रहा है कि इसमें जो क्रूअल्टी होगी ना, सब्जेक्ट्स टू सच वुमेन क्रूअल्टी, वो क्रूअल्टी क्या होगी, ये होगी, यहाँ डिफाइन कर दिया है। तो ये देखो, whoever husband or the relatives of the husband of a woman subject such women to cruelty shall be punished up to 3 years and shall also be liable। मतलब देखो, हस्बैंड या कोई भी रिलेटिव ऑफ अ हस्बैंड, मतलब कोई भी सास ससुर जो भी होते हैं, जो भी फैमिली में जितने भी रिलेशंस होते हैं, जो भी हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, वो सब लाइबल हो सकते हैं अगर वो क्रूअल्टी करेंगे। तो कितने साल के लिए, अप टू 3 years पनिशमेंट है। अब देखो क्रूअल्टी क्या है, आ जाते हैं सीधा 86 पे। क्रूअल्टी क्या होती है, देखो क्रूअल्टी ये क्या, इसको आप दो पार्ट में, जो ये अलग अलग है ना, ए और बी, उसको आपको ऐसे बाइफरकेट करना है। ऐसा एक्ट क्रूअल्टी, विलफुल कंडक्ट विच ड्राइव्स अ वुमेन टू कंडक्ट, विच ड्राइव्स अ वुमेन टू कमिट सुसाइड, मजबूर कर दिया, ऐसा कंडक्ट था जिसने मजबूर कर दिया महिला को सुसाइड कमिट करने के लिए। या फिर इंजरी और डेंजर टू हर लाइफ, लिम्ब, हेल्थ, मेंटल और फिजिकल। देखो यार, फिजिकल तो आप समझ जाओगे, लेकिन जो ये मेंटल क्रूएल्टी है ना, ये आजकल बहुत बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है कोर्ट्स में। आपको रोज, मतलब रोज तो नहीं बोलूँगा, आप एक वीक में या एक महीने में आप ऑब्जर्व करोगे कि क्रूएल्टी का आता रहता है। जैसे जैसे देखो क्या होता है ना, ये जो मेंटल क्रूएल्टी है ना, मेंटल क्रूएल्टी, आप इस पे जजमेंट पढ़ते, अगर आप फॉलो करते होगे ना, बार एंड बेंच, लाइव लॉ, कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है ना मेरी कोचिंग क्लास है, आपको बता दूँ, देख लो, तभी मैं, अगर मेरे पास स्टाफ होता, ठीक है, तो मैं ये अच्छे से टाइप करके लाता ना, है ना। मैं जो करना है यहाँ पे मैं ही करता हूँ, तो कुछ गलती हो जाए मेरे से तो माफ़ कर देना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मैं भी मेरे काम में इन्वॉल्व रहता हूँ, ठीक है। तो देखो, अब मेंटल क्रूएल्टी क्या है ना, अब कोर्ट क्या कहता है ना, अब देखो जाओ, अब आप डे टू डे लाइफ में सुनते हो, किसी ने वाइफ को बोल दिया चुड़ैल, ठीक है, कभी सास ने बोल दिया, कुछ बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, या कोई भी एक्ट हो गया। हस्बैंड अगर कोई मतलब ऐसा इंटॉक्सिकेट होकर के घर आ रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या क्रूएल्टी है, ये आपको केस लॉज आते रहेंगे, दिस अमाउंट्स टू क्रूएल्टी, दिस विल नॉट अमाउंट्स टू क्रूएल्टी, ये एक्ट क्रूएल्टी में आता है, ये एक्ट क्रूएल्टी में नहीं आता है। तो ये जो मेंटल क्रूएल्टी है ना, ये कोर्ट देता रहता है जजमेंट, तो आप इसको फॉलो करते रहना कि क्या मेंटल क्रूएल्टी है और क्या नहीं है। ये जनरली क्या होता है ना, केस टू केस डिटरमाइन होता है, अनटिल अनलेस एक तो वो दिखता है प्राइमा फेसी कि ये क्रूएल्टी है, एक
एक आपको लगता है कि इन्फर करना पड़ता है, तो ये कोड समय के साथ साथ इन्फर करता रहता है, ठीक। और फिजिकल क्रूएल्टी, आगे बढ़ते हैं। अब इसका पार्ट क्या है, हैरेसमेंट। उसको आप कोवर्स कर रहे हो, किस लिए, अनलॉफुल डिमांड कर रहे हो कि यार तू कुछ गहने गुड़िए कुछ कागजात के लिया, ठीक है, प्रॉपर्टी लिया, या फिर कुछ गहना, या फिर जो भी गोल्ड वोल्ड लिया, वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी कह लो आप, जिसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले आओ या फिर प्रॉपर्टी ले आओ, तो आप उससे रिगार्डिंग इसको हरास कर रहे हो। अब देखो एक चीज़ याद रखना, इसको आपको सेक्शन 118 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके साथ पढ़ना है, उसका यहाँ से लिंक होता है मामला, ठीक है। तो उसके साथ में पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, अदरवाइज आप नहीं चाहो तो मत पढ़ना। अब देखो एक ये केस लॉस याद रख लेना, रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम, ठीक है, वेयर द वैलिडिटी ऑफ मैरिज इटसेल्फ इन क्वेश्चन। अब ये देखो सिंपल सा है, इस केस में ये बोला गया था कि देखो इसमें क्रूएल्टी तो डिफाइन है, बट इस सेक्शन में हस्बैंड डिफाइन नहीं है। हस्बैंड कौन होगा कौन नहीं होगा, वाइफ कौन होगा कौन नहीं होगा। तो इस कोर्ट में इसने बोला था कि अगर मैरिज ही, जो शादी हुई है, अगर वो प्रॉपर है ही नहीं, वॉइड मैरिज है, मान लो कोई एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो हिंदू है उसके हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू फॉलो नहीं किया गया और उनकी शादी हो गई, ओके, अब बाद में फिर क्रूएल्टी हो गई, तो क्या इस सेक्शन में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? कोर्ट ने बोला था नहीं। अगर शादी हुई नहीं ढंग से, ठीक है, तो वो वाइफ हुई नहीं, और वाइफ हुई नहीं तो क्रूएल्टी कैसे हो गई? ओके, ये क्योंकि ये तो तभी लागू होगा ना जब ये क्या होगा, देखो हुएवर बीइंग द हस्बैंड और द रिलेटिव, जब हस्बैंड ही नहीं हुआ तो क्रूएल्टी कैसे हो गया, ये सेक्शन कैसे लागू हो गया 85। तो इस चीज़ का ये केस में, हालांकि देखो इस जजमेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, क्यों? क्योंकि क्या ये लेजिस्लेटिव इंटेंट है? लेजिस्लेटिव इंटेंट प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पे महिला का अधिकार प्रोटेक्ट करने का है, ठीक है। इंटेंट ये था कि जो भी विमेन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो भी रिलेशनशिप में है, ठीक। अगर इसके बाद कोई और केस आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, जिसने उसको ओवर रूल करा हो, मुझे नहीं मिला था, ठीक। मैं जब पढ़ता था तब मैंने ये केस लॉ पढ़ा था, इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इस केस का, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, अब आ गए अपन अपने लास्ट सेक्शन पे, किडनैपिंग और अबडक्शन और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज। ये देखो ये कहीं ना कहीं ये सब है ना अलग अलग, पहले आईपीसी में अलग अलग हुआ करते थे, इनको सब एक जगह लिया है, ये बीएनएस ने अच्छा किया। और एक बीएनएस ने एक बहुत अच्छा एक और काम किया, आईपीसी में क्या था ना, हद से ज़्यादा अमेंडमेंट हो गए थे, वो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन से 1983 का था, 2013 का था, ठीक है, 2018 का था, और भी बीच बीच में छोटे मोटे बहुत सारे हो गए थे, तो वो याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो अब जब से बीएनएस आया है तो वो अमेंडमेंट तो याद करने का, कुछ सालों तक तो अमेंडमेंट से छुटकारा मिल गया स्टूडेंट्स को। अब देखो इस आते हैं सेक्शन पे, इस सेक्शन को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक यहाँ तक और एक यहाँ तक, क्योंकि इसमें दो अलग अलग बातें लिख रखी है। पनिशमेंट दोनों की सेम है पर बातें अलग अलग लिख रखी है। तो देखो क्या है, पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने डिवाइड कर दिया, आप भी चाहो तो कर लेना, आसान हो जाएगा पढ़ने में। क्या है देखो, किडनैपिंग करना, एब्डक्शन करना, whoever kidnaps or abducts any woman with intention, ठीक है, और नॉलेज likely to know, दोनों है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्या, that she will be forced to marry or she will be forced or seduced to have sexual intercourse। सिंपल, ये देखो इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है ना, ये देखो ये इतने में हो गया काम अपना, ऐसे बाइफरकेट कर लो, काम आसान हो जाएगा। तो अगर ये भूल भी जाओगे ना, इतनी बड़ी डेफिनेशन ये जो चल रही है, और ये 3-4 वर्ड याद रख लोगे ना, तो डेफिनेशन तो आप एक समय के बाद खुद भी बना लोगे। अब
इतना माइंड हो जाता है लॉ पढ़ते पढ़ते, 5 ईयर LLB करते हुए, 3 LLB करते हुए, कि एक समय के बाद आप डेफिनेशन खुद पकड़ लेते हो, हुएवर, विथ इंटेंट, विथ नॉलेज। ये अपने आप एक समय के बाद अपना ब्रेन यूज टू हो जाता है ये डेफिनेशन समझने में, अब बनाने लग जाओगे खुद भी। ठीक, अब देखो ये है पार्ट सेकंड, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये देखो सेम यहीं से, हुएवर बाय मीन्स ऑफ अ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहाँ है? 351 BNS। अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी ये डिफाइन नहीं है। एनी अदर मैथड, एनी अदर मैथड कुछ भी हो सकता है। इंटेंशन, नॉलेज के साथ क्या? इंड्यूस हर टू गो टू अ प्लेस। इंड्यूस करते हैं, कोई भी उसको इंड्यूसमेंट देकर के कहीं पर एक जगह पर भेजते हैं या ले जाते हैं। और फोर्स्ड और seduced टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी आप पे, अभी इसको क्या है अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी का मतलब, और एनी अदर मेथड। क्रिमिनल इंटिमिडेशन तो डिफाइन है, बट ये दो चीज़ें डिफाइन नहीं है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, देखो इस सेक्शन में आपको ये बहुत ज़रूरी है, क्रुएल्टी। ये सेक्शन हो गया, डाउरी डेथ हो गया, ये मत भूलना। ये डे टू डे लाइफ में बहुत, देखो ये जो क्रुएल्टी है ना, देखो मैं आपको सच्चाई बताऊँ ना, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये सब चीज़ों का मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। जो लिटिगेटिंग एडवोकेट्स या फिर जिन्होंने लिटिगेशन कर रहे हैं वो तो जानते होंगे, क्योंकि कोर्ट में देखो क्या है ना, क्रुएल्टी नहीं, साथ में है ना एक पूरा पैकेज लगता है। पैकेज इन द सेंस कोई भी जाओगे ना आप, कोई भी महिला जाती है, किसी का डिस्प्यूट हो गया अपने हस्बैंड के साथ, तो सीधा देखो 144 BNS, लगभग सब चीज़ें साथ में लगती है। जो होता था क्या, सॉरी ये BNS नहीं, ये CRPC BNSS, जो 125 CRPC हुआ करता था, ठीक है, 25 BNS, 85 BNS, जो 498 AIPC हुआ करता था, जो मैंने आपको भी बताया। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट, डाइवोर्स, अगर डाइवोर्स है तो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट। ये सब सीधा है ना, कहीं पर भी आप जाओगे किसी एडवोकेट के पास, मोस्ट ऑफ दी जगह, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह होता है, तो अगर आप एक जाओगे कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा विवाद हो गया, तो आपको जनरली ये सब फाइल किए हुए मिलेंगे कोर्ट में। तो ये एक तरीके से चल गया है, प्रचलन कह लो। अभी सही है गलत है मुझे नहीं पता, ठीक है, कई सारी बार, हर बार गलत भी नहीं होता है, कई जगह सही भी होता है, बट एक साथ सारे इनकी रिलीफ लेने के लिए फाइल कर दिया जाता है। ठीक है, तो बस मेरे कहने का मतलब है, ये क्रूएल्टी याद रख लेना, डाउरी डेथ याद रख लेना, और जो केस लॉस बताए मैंने आपको याद रख लेना, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक